हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का सेट बी, मॉडल पेपर सेट बी, राइट। ठीक है, तो ये जो सैम्पल पेपर है, इससे पहले हमने सेट ए आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है, यानी सेट ए सभी सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम आप लोग के लिए सेट बी का सीरीज लेकर आए हैं। तो आज की वीडियो एक ही वन शॉर्ट वीडियो रहेगी ये, है ना। आपको सारे के सारे 26 क्वेश्चन सारे मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा, और इन क्वेश्चंस को आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना है। ठीक है, बार बार इन प्रश्नों को आप रिवीजन करिए, क्योंकि अब रिवीजन को ही आपको इम्पोर्टेंस देना है, राइट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, डेफिनेशन बताना है। तो यदि दो बराबर विजातीय आवेश, मान लीजिए कैसे, ये अगर दो पॉइंट हैं, ठीक है, ये दोनों एक प्लस चार्ज है और एक है माइनस चार्ज, राइट। तो ये दोनों विजातीय आवेश बोलते हैं। विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित है, तो इस निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इन दोनों की जो दूरी होती है वो होती है 2L। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कि प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त तात्क्षणिक वोल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, तो स्रोत का वर्ग माध्य मूल मान कितना होगा। ठीक है, तो ये जो है इसका वोल्टेज का इक्वेशंस है, V इज इक्वल टू 14150 और पाई टी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो तात्क्षणिक वोल्टेज होता है, यानी पीक वोल्टेज, वो होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए ये वाला इक्वेशन होगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो और V नॉट की जगह पे क्या दिया हुआ है, 141 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब V नॉट की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर, यानी वर्ग माध्य मूल मान होता है, और V नॉट अपॉन स्क्वायर रूट 2, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, और इसके बाद इसी में आप अगर इसकी वैल्यू पुट कर दें, है ना, ठीक है, तो VRMS इज इक्वल टू 141 और रूट 2 है, तो रूट 2 की वैल्यू आप पुट करेंगे 141 डिवाइडेड बाई 1.414, ये इसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट 2 का। ठीक है, ये 141 ये रूट 2 का मान है। अब यहाँ से आप देखो क्या करना है आपको कि 141 और नीचे जो डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएगा, और 141 इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण और उत्तल लेंस को पानी में डुबोने पर उसकी फोकस दूरियों में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो देखिए एक दर्पण की बात की गई है और एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस का दोनों पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ठीक है, और अवतल जो दर्पण होता है वो क्या होगा, अवतल दर्पण में आपको एक प्रकार से इमेज कैसे दिखता है, बड़ा दिखता है। ठीक है, तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी अपरिवर्तित रहेगी, तो दर्पण बोला है तो दर्पण की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी, नॉन चेंजेस होगी। लेकिन उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है ना, वो बढ़ जाती है। ओके, पानी में अगर डुबोएंगे, जैसे एक अगर मान लीजिए आप फ्यूज बल्ब ले लीजिए और उसको अगर पानी में आप डुबोते हैं या फिर उसमें पानी भरते हैं, तो एक उत्तल लेंस की भांति वो कार्य करता है। ठीक है, अगर उसमें पानी भर के आप वर्ड किताब के अक्षरों को देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई देगा, यानी क्योंकि उसका पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां है आपके पास, दिए गए परिपथ में डायोड अग्र अभिनत में है या पश्च अभिनत में। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि जो यहाँ पास पॉजिटिव और नेगेटिव विभव जो दिखाया जाएगा, ठीक है, तो अगर मान लीजिए पहले अगर आपके पास नेगेटिव है और बाद में पॉजिटिव है ना, तो वो याद रखिएगा पश्च अभिनत ही होगा। और अगर P आपके पास पॉजिटिव है और N नेगेटिव रहेगा तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड बैस मतलब अग्र अभिनत। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो यहाँ पास P जो है ये माइनस के साथ ऐड है
और n यहाँ पास पॉजिटिव पे रहेगा। ठीक, तो इससे p सिरा n सिरे की तुलना में क्या है, नेगेटिव पर है, यानी ऋण विभव पर है। तो डायोड क्या होगा, पश्च अभिनति में होगा। अब देखिए 2 नंबर वाले जो प्रश्न है, समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, इसके कोई 2 प्रॉपर्टीज लिखना है। तो यहीं से देखिए समविभव, यानी समविभव मतलब समान विभव। पृष्ठ मतलब एक इस प्रकार का जो होगा ये पृष्ठ होगा, तो सभी बिंदुओं पर मतलब पृष्ठ के सभी जगहों पर जो जिसका विभव हो समान होता है उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, है ना। एक ये एग्जाम्पल के रूप में आप दिखा सकते हैं। तो देखिए कहता समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक जैसा होता है ना। ठीक है, ये पृष्ठ हो गया और इन सभी पृष्ठों पर विभव उसका क्या है, एक समान है। इसके आपको गुण लिखने हैं, तो गुण में आप बता सकते हैं कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है ना, ये डेफिनेशन से ही हो गया। और दूसरा बता सकते हैं कि एकांक धन आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगला प्रश्न देखिए, ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध में अंतर बताना है। ठीक है, तो पहले में आप डेफिनेशन बता सकते हैं कि जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, और चालक के प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। और जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमीय चालक कहते हैं, और ओमीय चालक के प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहा जाता है। और दूसरा बता सकते हैं कि ओमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा होता है, और इसमें अनओमीय प्रतिरोध के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है। एग्जाम्पल बता दीजिए। ओमीय प्रतिरोध का एग्जाम्पल चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, निक्रोम, और इसका अनओमीय का अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, द्रव, अपघट्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्बन प्रतिरोध का मान 470 ±5% ओम है, तो उसके रंगों का क्रम बताना है। तो देखिए ये जो क्रम है ना, जो आपको B.B. रॉय है ना याद रखना होगा। B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, मतलब वियरिंग है ना, वियरिंग नेकलेस हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो ये इसके अकॉर्डिंग पहले आपको ब्राउन, ब्लैक, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, तो इस प्रकार से ये पूरे जो ऑर्डर हैं उसको आपको याद रखने होंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया है, 4 दिया हुआ है ना, तो 4 जो इसका मान होगा वो किसके लिए होगा। ठीक है, जैसे यहीं से देख लीजिए B.B. रॉय है ना, B.B. रॉय, राइट। तो अब यहाँ पास अगर देखें तो यहाँ से अगर आप 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 1 2 3 4, तो यहाँ से देख लीजिए 4 किसके लिए, येलो के लिए ना। आगे भी आपके फिर आएगा तो वो वायलेट कलर के लिए क्या हो जाएगा, यानी बैगनी कलर के लिए 7 यूज़ कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो कलर होता है ना उसका कॉफिशिएंट, उसका घातांक लेते हैं, तो 10 की घातांक 1 हो गया, है ना, राइट। ब्लैक के बाद ब्राउन था तो ये ब्राउन का 10 टू द पावर 1 आ गया। और फिर अगर आपके पास कोई कलर नहीं है ना, ठीक है, तो उसका यहाँ पास अगर कलर दिया होगा, कोई कलर नहीं होगा तो 20%, है ना, और अगर सुनहरा कलर दिया हुआ तो यहाँ पास 5% लेते हैं। तो इसके लिए रंगों का क्रम हम इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न देखिए, समतल ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में अंतर है। आपको यहाँ से इन दोनों का अंतर याद कर लेना है ना। और अगले प्रश्न को देखिए, सिग्नलों के लंबी दूरी तक प्रसारण हेतु सूक्ष्म तरंगें उपयुक्त होती हैं, क्यों? तो देखिए इसका रीज़न क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य कम होने के कारण सूक्ष्म तरंगे का तरंग दैर्ध्य बहुत कम हो जाता है, और अतः सूक्ष्म तरंगे बिना विचलन के अत्यधिक दूरी तक जा सकती हैं। तो ये आपके 2 नंबर वाले प्रश्न भी इस प्रकार से पूरे कंप्लीट होते हैं। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे,
प्रश्न मतलब खंड, जो कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जो ये प्रश्न है, क्योंकि ये 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं। 3 नंबर वाले प्रश्न सारे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ से गेन करने होते हैं। देखिए प्रश्न है आपके पास, एक सेल के सिरों को 12 ओम के प्रतिरोध से जोड़ने पर उसका विभवांतर 50 वोल्ट से 30 वोल्ट रह जाता है। सेल का इंटरनल यानी रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है ई आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1 होता है। तो यहाँ पास कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू दी हुई है और वी की वैल्यू दी हुई है। इन सभी मानों को आप यहाँ पास रख दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, 5/3 बचेगा। तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12 और 5 में 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 6 2 जा कितना बचेगा आपके पास 12। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी आर की वैल्यू 12 ओम है और ई की वैल्यू 50 वोल्ट और वी की वैल्यू 30। तो अब इस फॉर्मे में अगर आप रख रहे हैं तो कैपिटल आर का मान कितना है, 12 है और ये 50/30। ठीक है, और -1, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/3 बचा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 12 और 5 में 3 को माइनस करना है और अपॉन 3 होगा। तो 3 4 जा 12 और 5 में 3 को माइनस कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 2। तो 4 इंटू 2 तो कितना आ गया आपके पास, 8 ओम आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों की कोई 3 चुंबकीय गुणों की तुलना करना है। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय इन दोनों को आप यहाँ से लगभग 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं, अगर नहीं होगा तो 4 पॉइंट तो श्योर है लिखना ही है आपको। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं, 2 परिनालिकाओं के अनोन्य प्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 2 परिनालिका है, तो 2 परिनालिका S1 और S2। तो सबसे पहले ये S1 को बनाना है आपको इस प्रकार से। ठीक है, और फिर इसके बाद S2 को डॉटेड लाइन से बना देंगे आप, डॉट लाइन से आप ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डॉटेड लाइन से बनाएंगे, एक S1 हो जाएगा और दूसरा S2 होगा। S2 और S1 इन दोनों की लेंथ जो होगी वो L हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपको इसको करना है कि मान लेते हैं 2 समाक्षीय परिनालिकाएं होंगी आपके पास S1 और S2, जिनमें फेरों की संख्या, ये जो फेरे हैं ना वो क्या हो जाएगा, N1 और N2 हो जाएगा। N1 और N2, S1 के लिए N1 और S2 के लिए N2। तो मान लेते हैं परिनालिका S1 यानी पहले परिनालिका की जो लंबाई है ना वो क्या होगी, S1 हो जाएगी, तो L1 होगी। और दूसरे परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, तो ये क्षेत्रफल क्या ले लेंगे हम, A2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लिया जाए कि यदि प्राइमरी जो कॉइल है यानी प्राथमिक कुंडली है उसमें S1 में बहने वाली धारा I है ना, बहने वाली धारा I है, तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B, तो B बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको अगर अप्लाई करें तो μ0 N1/L1 इंटू I। तो एम्पेयर के परिपथीय नियम से क्या होता है, B = μ0 Ni होता है। तो N की जगह पे ये फेरों की संख्या, N का मान N1/L1 हो गया। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीयक परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे, फाई से, राइट। तो इस प्रकार से अगर फाई से दर्शा रहे हैं तो फाई = N2/B/A2। ठीक है, तो जो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये क्या हो जाएगा, A2। तो अब इसके लिए N2 और B की वैल्यू ये वाली पुट कर लेते हैं ऊपर से, है ना, μ0 N1/L1 ये हमने पुट कर दिया और इसके बाद A2। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है, μ0 N1 N2 A2
I/L1, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये टोटल की टोटल वो m हो जाएगी, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, यानी कॉफिशिएंट है। तो अगर मान लीजिए कि फाई बराबर mi है ना, तो अब इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं हम, ये दोनों समीकरण का यहाँ से, तो आपके पास आता है कि mi, ठीक है, mi इज इक्वल टू फाई की वैल्यू ये वाला पुट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से i और ये वाला i है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, म्यू नॉट n1 n2 E2/L1, ठीक है। तो दोनों परिनालिकाओं के मध्य उपस्थित माध्यम की निरपेक्ष चुंबकशीलता क्या होती है, म्यू। तो म्यू अगर है तो म्यू नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं म्यू लिख सकते हैं, ओके। तो यही इसका डेरिवेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यानी और साथ ही व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां ज्वाइन हो सकते हैं और उसके माध्यम से आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिल सकता है, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, इन किरणों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो सुनिए, तो गामा किरण की खोज किसने किया था, हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि गामा किरणें की खोज हेनरी बैकरल ने 1896 में की थी। इन किरणों का उत्पादन नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा किया जाता है। तो इनका उत्पादन कैसे किया जाता है, नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। इसका यूजेस क्या है, यूजेस देखिए श्योर है, डेफिनेशन के साथ साथ उपयोग लिखने के लिए आएगा। तो उपयोग क्या है, कैंसर के इलाज में, अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने में और नाभिकीय संरचना का पता लगाने में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, न्यूनतम विचलन कोण से आप क्या समझते हैं, है ना, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है या फिर। तो देखिए, न्यूनतम विचलन की स्थिति में इसके संगत आपतन कोण का केवल एक ही मान क्यों होता है, ठीक। तो इसका अगर हम आंसर की बात करें तो चलिए हम इसके आंसर को भी बताते हैं कि एक्चुअल में आंसर इसका है क्या। तो यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण की बात करते हैं, तो प्रयोगों द्वारा पता ये चलता है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। याद रखिएगा ना, विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। प्रारंभ में आपतन कोण का मान अधिक होता है तो विचलन कोण का भी मान अधिक होता है, लेकिन ज्यों ज्यों आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो त्यों त्यों विचलन कोण का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसके बाद आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर विचलन कोण का मान घटने लगता है, ठीक है। बढ़ने के बजाय क्या होता है, कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो याद रखिएगा, विचलन कोण के न्यूनतम मान को ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूनतम विचलन को हम मिनिमम डेविएशन डेल एम कर देंगे, है ना, डेल एम लिख देते हैं, ठीक। तो अब इसकी निर्भरता की बात करते हैं। तो इसकी निर्भरता क्या है, प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। बैगनी रंग के लिए याद रखिएगा ना कि विचलन कोण का मान जो है, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण का मान सर्वाधिक एवं लाल रंग के लिए कम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। दूसरा है इसके पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ पर, ठीक। तो प्रिज्म के पदार्थ पर मतलब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होने पर न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होता है। प्रिज्म के कोण पर, तो प्रिज्म का कोण जितना अधिक होगा न्यूनतम विचलन कोण का मान अधिक होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए कि उसका मान एक होता है, ऐसा क्यों है कि आपतन विचलन वक्र में आपतन कोण अक्ष के समांतर खींची गई रेखाएं वक्र दो बिंदुओं पर काटती हैं, अतः एक विचलन कोण के संगत आपतन कोण के दो मान होते हैं, किंतु न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण अक्ष के समांतर खींची गई रेखा वक्र को केवल एक बिंदु पर काटती है, अर्थात स्पर्श करती है, अतः न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का एक ही मान होता है, ठीक है, ओके। देखिए प्रश्न है आपके पास, नेक्स्ट है
कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं? कि क्या प्रकाश के दो स्वतंत्र स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न कर सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत तरंगे प्राप्त करने की दो विधियों को बताइए। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। कला संबद्ध स्रोत और ये दो प्रकार के होते हैं, फ्रेनेल की द्विप्रिज्म विधि और लायड की विधि, ठीक है, और एक आयाम विभाजन की विधि होती है। तो इस प्रकार से ये प्राप्त करने की विधि है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। क्या क्या है? क्षेत्र उत्सर्जन है, निरोधी विभव है और द्रव्य तरंगे। तो क्षेत्र उत्सर्जन क्या होगा? जब धातु सतह के बाहर प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलने लगते हैं। इस उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। एक है निरोधी विभव जिसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक है द्रव्य तरंगे। एनोड का वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है वो कहलाता है निरोधी विभव कहलाता है। और द्रव्य तरंगे क्या है? गतिमान कण के साथ संलग्न तरंगों की डी ब्रॉगली तरंग या फिर द्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या ए के साथ प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ उस क्षेत्र को अंकित कीजिए जहां पर नाभिकीय विखंडन होता है और द्रव्यमान परास भी आपको निकालना है, ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसे आपको बनाना है। इसे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो जनरली होता है क्या है कि जो नाभिकीय संलयन होगा वो हाइड्रोजन से लेकर यहाँ पास नाइट्रोजन के बीच, मतलब लिथियम और नाइट्रोजन के बीच में हो जाएगा। और फिर सर्वाधिक स्थायी तो क्या मिलेगा आपको? आयरन के पास मिलेगा। और फिर नाभिकीय विखंडन यूरेनियम में होता है जो कि यूरेनियम 238 है ना, 200 यूरेनियम 235 238 होता है। तो यहाँ पास ये बंधन ऊर्जा होगा। तो इसे आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस डायग्राम को। अगला देखिए, नॉर गेट एंड एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, कैसे प्राप्त करते हैं? लॉजिक प्रतीक बनाना है और उसकी सत्य सारणी बनाना है। तो नॉर गेट किससे मिलकर बना होता है? और नॉट से, ठीक है। नॉट प्लस और, तो यहाँ से क्या मिलता है आपको? नॉर गेट मिलता है। ओके, मतलब इसका एन ओ या फिर इसका एन और इसका और मिलकर बन गया नॉर। तो पहले हम जब सिंबल यूज करते हैं तो हम और गेट को पहले लिखते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, नॉर गेट, यदि और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों को नॉर के निवेशी सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल क्या होता है? एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। ओके, तो ये हम क्या कर रहे हैं? और गेट से, ये और गेट है आपके पास, तो हमारे पास यहाँ पास और गेट से प्राप्त 2 नॉट गेट मतलब एक हम यहाँ पास बना रहे हैं नॉट गेट, तो ये और गेट से हमको मिलेगा, है ना। तो इस नॉट गेट का एक आउटपुट मिल रहा है यहाँ पास, ये भी नॉट गेट के लिए यूज़ हो रहा है। फिर नॉट गेट से हमने ये दिखा दिया, इसका एक इनपुट इधर है और दूसरे वाले नॉट गेट का आउटपुट ये और गेट के लिए इनपुट कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने ये दिखाया कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो यहाँ से अब हम दिखा सकते हैं कि ये एक नॉर गेट से एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट में क्या होता है? 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, राइट। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम भले से आप चेंज कर सकते हैं, इसमें मतलब डी शेप में हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। तो यहाँ इसका जो ट्रुथ टेबल है इसकी बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं ये भी आपके पास क्या है? और के लिए है ना, ये भी और गेट के लिए है। तो इस और गेट का जो आउटपुट है ए इनपुट है, नॉट गेट के फॉर्म में वर्क कर रहा है, तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो ये देख सकते हैं 0 का यहाँ 1 हो गया है, 0 का 1 हुआ है, 1 का 0 और 1 का 0। एज यूजुअल सेम बी इनपुट के लिए भी करना है आपको, बी डैश निकालना है। तो 0 का 1 होगा यहाँ, 1 का 0, 0 का 1 और यहाँ पास 1 का 0। ओके,
अब इसके बाद हम या इन दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों के लिए ये जो आपके पास और गेट दिख रहा है, तो और गेट एक्चुअल में क्या बनता है आपके पास पहले, और निकालना क्या है नॉर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी मिलता है आपको, a प्लस बी, तो 1 1 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। फिर 1 और 0 कितना होता है 1 होता। नेक्स्ट 0 और 1 1 होता, और 0 और 0 0, ठीक है। तो अब इसका आपको जो y डैश निकालना था, तो 1 का क्या मिलेगा आपको 0 मिल जाएगा, और इस 1 का 0 मिलेगा, इस 1 का 0 और 0 का 1। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो मिला है यही वाला टर्म मिला है, 3 0 और एक 1 है। ओके, तो ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। अगर आपको ये गेट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिएगा, तो हम इसके लिए अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे जिसमें कि 3 मेन गेट होगा, 2 यूनिवर्सल गेट होगा, इसके बाद एक गेट से दूसरे गेट को हम कैसे प्राप्त करते हैं सारे को डिटेल से हम बता देंगे। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लीजिए। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रोसीजर आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पास पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग मेथड दिया हुआ है। तो पी हमेशा जो करंट होता है पी से एन की तरफ ही फ्लो होता है। तो ये जो देखिए यहाँ पर जो एरो साइन बना है ना, तो इसको बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको यही बताना है, इसमें बी क्या होता है बेस हो जाता है ना, आधार, सी कलेक्टर यानी संग्राहक, और ई होता है उत्सर्जक, ठीक है। तो उत्सर्जक से होने वाली जो धारा प्रवाहित होती है वो होती है IB, और संग्राहक से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो IC होती है, और आधार से धारा प्रवाहित होने वाली IB होती है। तो IB, IC और IE को हम क्या करेंगे किरचॉफ के नियम से ही हम इसमें एक संबंध दिखाते हैं। तो देखिए पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रदर्शित किया गया है यहाँ पास। तो एक फॉरवर्ड बेस में होगा, एक रिवर्स बेस में होगा, मतलब अग्र बायस और पश्च बायस। तो संधि इसमें उत्सर्जक आधार संधि अग्र बायस में तथा संग्राहक उत्सर्जक संधि जो है पश्च बायस में है, ठीक है। तो याद रखिएगा सी और संग्राहक है ना, संग्राहक उत्सर्जक सी और ई ये क्या है, ये आपका पश्च बायस में है यानी पश्च अभिनति में है। और यहाँ से अगर आप देखें उत्सर्जक और आधार ये क्या है, ये आपका अग्र बायस में है। ओके, अब यहाँ से उत्सर्जक बैरियर पोटेंशियल यूज़ किया जाता है, VBB है ना, बैरियर पोटेंशियल होता है। तो उत्सर्जक क्षेत्र के होल बैटरी VBB के धन सिरे से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चलते हैं। आधार बहुत पतला होता है और इसमें डोपिंग स्तर कम होता है। डोपिंग स्तर मतलब जहाँ होल्स होते हैं, डोपिंग स्तर बहुत कम होता है। अतः आधार क्षेत्र में केवल थोड़े से होल यानी लगभग कितना 5%, लगभग कितना 5% से कम ही इलेक्ट्रॉनों से संयोजित हो पाते हैं, मतलब बहुत कम इलेक्ट्रॉनों से संयोजन कर पाते हैं। और ज्यों ही एक होल एक इलेक्ट्रॉन से संयोग करता है तो बैटरी जो है VBB के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र में प्रवेश करता है, जिससे परिपथ में अल्प धारा मतलब बहुत कम धारा IB बहने लगती है। उत्सर्जक क्षेत्र में से आने वाले शेष होल आधार क्षेत्र से में से विसरित होकर संग्राहक क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, राइट। और ज्यों ही कोई, अब इसमें इसी का आगे का देखेंगे कि ज्यों ही कोई होल बैटरी VC से के ध्रुव ऋण सिरे से आकर्षित होकर संग्राहक के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, तो इस बैटरी के ऋण सिरे से एक इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश कर होल को समाप्त कर देता है, जिससे परिपथ में संग्राहक धारा IC बहने लगती है। इस समय उत्सर्जक क्षेत्र में एक साथ संयोजी बंध टूट जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर बैटरी VBB के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, और जबकि होल प्रतिकर्षित होकर संग्राहक की ओर चलता है और चलने लगता है। इस प्रकार आधार क्षेत्र से होकर उत्सर्जक से संग्राहक की ओर होलों का प्रवाह जारी रहता है, कंटिन्यू ये प्रोसेस चलते रहता है। और IC संग्राहक धारा और आधार धारा IB मिलकर उत्सर्जक धारा IE का निर्माण करते हैं। तो ये किरचॉफ के नियम से हो जाएगा कि IE बराबर IC प्लस IB, है ना, ठीक है।